हेलो व्यूवर्स। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेडर्स एंड इन्फिडल्स। ये संदीप बालकृष्ण जी ने लिखी है। और ये किताब लगभग 500 साल की जो हिस्ट्री है मोहम्मद बिन कासिम के अटैक, सिंध में अटैक के बाद से 1206 में दिल्ली में जब गौरी का कब्जा हुआ तब तक की ये हिस्ट्री है। और इसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो अटैकर्स इंडिया में आए इन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया। सो इसके बारे में अगर बात शुरू करें तो जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने इस्लाम की प्रीचिंग 610 ईस्वी में शुरू की। और उनकी जो फर्स्ट मुस्लिम कन्वर्ट थी उनकी वाइफ ही थी। और उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उससे पहले इस्लाम धर्म एक तरह से हिंदू धर्म के समान, इस्लाम धर्म बल्कि अरब के लोग जो थे वो हिंदू धर्म की तरह ही बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन इस्लाम के आने के बाद उनको वो सब उसमें कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे उनकी जो पुरानी कल्चर थी वो ख़त्म हो गई। सो 632 ईस्वी में जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो मुस्लिम्स ने अपना एक तरह से लीडर चुनने का एक प्रोसेस शुरू किया। और जो लीडर पिक होता था उसका वो कैलिफ कहते थे, खलीफा जिसको हम कहते हैं। अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, ये शुरू के 3-4 इम्पोर्टेंट खलीफा थे जिनको अच्छा माना जाता है इस्लाम में। उसके बाद तो डायनेस्टी शुरू हो गई। लेकिन ये जो शुरू के 4 खलीफा हैं इनमें से पहले 2 अबू बकर और उमर, ये तो प्रोफेट मोहम्मद के फादर इन लॉज थे। और बाकी 2 हैं वो उनके दामाद थे, उनकी बेटियों के हस्बैंड थे। तो फैमिली तो यहाँ भी है, लेकिन ये चारों को पायस माना जाता है, पवित्र माना जाता है इस्लाम में। और जब ये सब हो रहा था अरब में तो इंडिया में उस समय हर्षवर्धन और पुलकेशन ये लोग अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आपस में मार काट भी कर रहे थे। तो ये तो करंट उस समय की सिचुएशन थी, 610 से 650 के आसपास का जो हिस्ट्री था उस समय का। और इस ड्यूरेशन में 610 और 650 के बीच में जो इस्लाम की जो सेना थी, जो खलीफा की जो सेना थी, उसने लगभग बहुत सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। उसने इजिप्ट, फ़लस्तीन, सीरिया, पर्शिया, बुखारा और समरकंद, ये आज के उज़्बेकिस्तान है। और फिर इनर मंगोलिया, ये चाइना के अंदर था। आज का मंगोलिया है, उसके उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट को इनर मंगोलिया कहते हैं, जिस पे आजकल चाइना का कब्जा है। तो लेकिन इन सब पे इनका कब्जा हो गया। लेकिन सबसे स्ट्रेंज तो ये था कि इस्लामिक सेना ने बड़ी 40-50 साल के अंदर ही ये सब कब्जा लिए। और उससे बड़ी सरप्राइज़ की जो बात थी वो ये थी कि ये जो एरियाज़ थे, पर्शिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन लोगों ने बड़ी आसानी से अरब की जो कल्चर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर दिया। अरबिक का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया यहाँ वहाँ पे। ये एक बहुत ही एक पूरी पूरी सिविलाइजेशन 40-50 साल में इस एरिया की जो थी एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन, उसको ख़त्म कर दिया इस्लाम ने। फिर इसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी था कि ये जो अटैक्स हुए थे ये बहुत ही ब्रुटल थे। और जो अटैक करने वाले थे उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी पुराने शहर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए जो उनके हिस्टोरिक हो। वहाँ पे एक मस्जिद ज़रूर बनाई जाए और सबको कलमा वगैरह पढ़वाया जाए उनसे, मतलब कन्वर्ट किया जाए उनको, और जो नहीं हो उनको मार दिया जाए। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस इनको, जो भी अटैकर्स थे, उनको दी गई थी। बाद में धीरे धीरे उन्होंने उसको सॉफ्ट किया, लेकिन शुरू में इन लोगों ने इसी तरह से अटैक किया। सो ये अटैक इतना ब्रुटल था कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन जो अरब के आसपास थी वो सारी एक तरह से ख़त्म हो गई इन अटैक्स के बाद।
और वहाँ पे अरब की कल्चर पूरी तरह से हावी हो गई। अ, अब जो है अरब की आर्मी जो है इंडिया की तरफ उन्होंने अपना निशाना किया कि इंडिया से उनको बहुत खबरें आती थी कि बहुत रिच है, बहुत पैसा है, इनके टेम्पल्स में बहुत सारा गोल्ड है, इस तरह की उनके पास खबरें रहती थी। तो उनका था कि इस एरिया को अब कब्जा किया जाए। तो अरबों ने सबसे पहले तो अपने जासूस वगैरह भेजे, ये जो पूरा सिंध का एरिया है इसकी एक तरह से रेकी रेकी करवाई अपने गुप्तचरों से, और उसका पूरा पता कर लिया वहाँ पे, और पूरी इन्फॉर्मेशन ली इस एरिया की। उसके बाद कुछ ज़मीन के रास्ते से कुछ एक्सपेडिशंस भेजे, कुछ समुद्र के रास्ते से भेजे। तो समुद्र के रास्तों से ये इस बुक में कहा गया है कि उन्होंने तीन अटैक किए अलग अलग जगह पे। एक थाने जो महाराष्ट्र में है, एक भरूच जो गुजरात में है, और एक कराची के पास जो डेबाल पोर्ट था उस पे। तो इन तीनों को अटैक किया इन लोगों ने, और तीनों जगह बुरी तरह मार खाई। डेबाल में इनको थोड़ी सी सक्सेस हुई शुरू में, लेकिन उसके बाद वहाँ के जो लोकल जो भी सरदार था उसने जो अरबी आर्मी का कमांडर था उसको मार गिराया, और तीनों जगह इनको बहुत आई मीन जो आर्मी इनको अटैक करने गई थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इन अरब ने लैंड के रास्ते से भी अटैक करना शुरू किया। तो लैंड के रास्ता जो था वो करंट जो पाकिस्तान है उसमें बलूचिस्तान से हो के जाता था। तो इन्होंने बलूचिस्तान के रास्ते से उन्होंने लगभग 6 अटैक किए, उनमें से 5 तो धराशायी हो गए, उनमें को सफलता बिल्कुल भी नहीं हुई। जो छठा था उसमें उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और जो साउथ बलूचिस्तान है जहाँ पे मकरान का एरिया है वहाँ पे इनको थोड़ी सी सक्सेस मिली और एरिया इनके कब्जे में आ गया। लेकिन जो बोलन पास और जो बलूचिस्तान का वो वाला एरिया है वहाँ पे जो किकान नाम का एरिया था वहाँ पे इन्होंने 5 पिछले अटैक वहीं से किए थे, और वहाँ पे जो जाट थे उस एरिया के, उन लोगों ने इनको वहाँ से बढ़ने नहीं दिया। उन लोगों ने इनको कभी नहीं बढ़ने दिया, लगभग 200 साल तक इनको रोके रखा वहाँ पे। उस रास्ते से ये कभी जा ही नहीं पाए। तो इनको हार कर फिर दूसरे रास्ते तलाश करने पड़े जो साउथ ऑफ बलूचिस्तान से होके इनको करना पड़ा। लेकिन ये मकरान में आकर भी 20-30 साल रुके रहे, वहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर अब जो नेक्स्ट अटैक इनका प्लान था 680 में इन्होंने मकरान को कब्जा किया था। तो नेक्स्ट अटैक इनका सिंध पे जो था 712 ईस्वी में था, जिसमें ये मोहम्मद बिन कासिम को पूरी तैयारी के साथ, एक एक चीज़ की तैयारी के साथ भेजा गया कि जाओ और सिंध को कब्जे में करो। तो कासिम जो है वो इस समय बड़ी प्लानिंग के साथ है। उस समय उसकी एज 17 साल की थी, और उसको इराक़ के गवर्नर जो था जिसको खलीफा ने नियुक्त किया था, उस इराक़ के गवर्नर का ये भतीजा था, और उसी ने इसको भेजा पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ इसको भेजा। और ये इन्होंने पहले तो ये मकरान गया जहाँ इनकी ऑलरेडी एक बेस था, वहाँ से इसने डेबाल पे अटैक किया और सी रूट से अटैक किया। इसने अपने बड़े बड़े शिप लेके गया, और इस सी रूट से जाते समय इसके पास 5 बड़ी बड़ी कैटापल्स थी, गुलेल, जो हम लोग देखते हैं। महाबली फिल्म अगर किसी ने देखी हो आपने, तो उसे इसी तरह की गुलेल्स का यूज़ किया था उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए। उसी तरह की गुलेल जो है, कैटापल जो है, इन्होंने यूज़ की। ये 5 बड़ी बड़ी कैटापल्स लेके गया। ये कैटापल्स, एक कैटापल ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी, किस सेंस में बहुत बड़ी थी, ह्यूज थी, कि एक कैटापल्ट को चलाने के लिए लगभग 500 सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह की तैयारी के साथ जो कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, ये डेबाल पहुंचा। तो डेबाल में इसको जो है डेबाल पे इसने अटैक कर दिया, और फिर वहाँ के जो, और वहाँ पे आराम से जीत भी गया, और वहाँ का जो टेम्पल वगैरह था उसको तोड़ दिया, और वहाँ पे मॉस वर्क्स बना के फिर आगे बढ़ा। अगला टारगेट इसका था नेरून, जो आज का हैदराबाद है पाकिस्तान में, और वहाँ भी वो आराम से जीत गया। इसके बाद जो है कासिम को
अब उसको थोड़ा सा सिंध के अंदर अंदर जाना पड़ा राजा दाहिर को अटैक करने के लिए। सिंध की जो कैपिटल मुल्तान वगैरह थी वहाँ पे जाने के लिए और अंदर गया। ये जो सिंधु नदी है उसके किनारे किनारे ये कराची से आगे चलता गया, और वो आगे जाके ये राजा दाहिर को इसने चैलेंज किया फोर्ट ऑफ रावौर में। जो फोर्ट ऑफ रावौर है, अगर ये पिक्चर देखें हम, तो ये फोर्ट ऑफ रावौर आपको दिखेगा। और तो राजा दाहिर यहाँ ये देबुल भी कहते हैं इसको, यहाँ से चला और ये रावौर, पहले रावौर पे अटैक किया इसने, और वहाँ पे राजा दाहिर को इसने मार दिया। और राजा दाहिर को मारने के बाद लेकिन वो युद्ध जो है बहुत ही भयंकर हुआ था। उसमें राजा दाहिर जो है ऑलमोस्ट विक्ट्री के करीब था, लेकिन अचानक से उसकी वहाँ पे उसको मार दिया इसकी सेना में किसी ने। तो उसके बाद इसकी सेना में भगदड़ मच गई और ये हार गया। लेकिन इसका बेटा जो था जय सिम्हा, वो वहाँ से उसने पीछे बैक ट्रैक कर लिया, उसने पीछे चला गया। लेकिन इसका जो रावौर का जो किला था वो उसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ वहाँ की रानी रह गई थी उसमें। तो उस रानी ने जो है रावौर के किले में उसने जो है उसने कुछ समय तक तो डिफेंड किया, लेकिन उसको लग गया कि ये ज़्यादा दिन डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और उसको और इसकी मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरीज़ पता थी, और इस्लामी अटैकर थे, इनकी स्टोरीज़ पता थी कि ये किस तरह से औरतों और बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो उसने वो हिस्ट्री का पहला केस बनता है जहाँ पे एक हिंदुस्तानी औरत ने जौहर किया। जौहर में ये औरतें जो हैं अपनी आबरू को बचाने के लिए आग 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 का एक बड़ा सा कुंड तैयार करती हैं और उसमें कूद जाती हैं। तो ये जो राजा दाहिर की रानी थी उन्होंने भी ऐसा किया, और अपनी जितने भी उनके महल की दासियां और परिवार के लोग थे उनके साथ उसमें कूद के उसने अपनी जान दे दी। तो ये कहते हैं कि राजा दाहिर ने फोर्ट ऑफ रावौर से लगभग 30,000 गुलाम इकट्ठे किए, और उनको उसने सऊदी अरेबिया और ईरान के रास्ते से भेजा उनको, इराक और सऊदी अरेबिया। और इसके बाद उसने जय सिम्हा को परसू किया। जय सिम्हा जो है ब्रह्मानंद में ब्रह्माबाद में आके यहाँ पे उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और उसकी कैपिटल सिटी जो इसकी आमोर भी पास में थी, वो आलोर भी पास में थी, उसके लिए भी उसने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वो वहाँ पे लगभग 6 महीने तक लड़ा उससे। लेकिन फिर 6 महीने तक लड़ने के बाद जब उसको लगा कि वो जीत नहीं पाएगा, तो फिर उसको वहाँ से भागना पड़ा मुल्तान की तरफ। तो जब वो भाग गया तो मोहम्मद बिन कासिम को इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग 26,000 लोगों को उसने ब्राह्मणबाद में मार दिए। और उसने फिर सिटी जो उसकी कैपिटल सिटी थी आलोर, उसको भी कब्जा कर लिया। और दोनों जगह उसने मॉस्क बनाई, और मॉस्क बना के आगे बढ़ गया मुल्तान की तरफ। मुल्तान में उसने जय सिम्हा को परसू किया, लेकिन जय सिम्हा वहाँ पे उसको बुरी तरह से हारा, वो वहाँ पे जीत नहीं पाया। और इसने मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पे भी कब्ज़ा कर लिया। मुल्तान जो है उस समय उसकी जो गरिमा थी वो वैसी ही थी जैसे काशी, मथुरा या बाकी जो हिंदू प्लेसेस हमारे वर्षी में कांचीपुरम वगैरह जैसी थी वैसी ही थी। लोग वहाँ बहुत श्रद्धालु जाते थे, तीर्थ करने के लिए जाते थे। और वहाँ एक सूर्य मंदिर था, आदित्य मंदिर था उसका नाम, उसमें बहुत सारा सोना था। और उस सारे सोने को ये मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा और उसको सऊदी अरेबिया भेज दिया अपने खलीफा के पास। तो इन लोगों ने को उस मंदिर से इतना सोना मिला कि मुल्तान का जो ओरिजिनल नाम था उसको चेंज करके इन्होंने, उसका पुराना नाम था मुलास्तना, और उसका नाम चेंज करके इन्होंने मुल्तान कर दिया। मुल्तान का मतलब सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। और फिर उसने कब्जा करके वहाँ पे भी उसने 6,000 के आसपास लोग मारे। और उसके बाद इसने
ये कन्नौज पे पे जीतने की तैयारी कर शुरू करने लग गया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि इनके जो अ, अ, खलीफा थे, उसको किसी ने उनको किसी ने मार दिया। उनकी जगह नया खलीफा है, तो नए खलीफा ने जितने भी पुराने खलीफा के वफादार थे उनको सबको चुन चुन के मारना शुरू किया। और उसमें से एक मोहम्मद बिन कासिम भी था। और मोहम्मद बिन कासिम को मारने के लिए उसने एक आर्मी भेजी, इसको पकड़ के ले गए उसको वहाँ पे, और वहाँ पे बड़ी दर्दनाक मौत इसको मिली। तो ये जो है ये इस्लामिक हिस्ट्री की लड़ाई करना, जीतना, ये सब मुझे तो ये ठीक है, दो राजा लड़ते हैं, एक जीतता है। लेकिन जिस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री में मुसलमानों ने जिस तरह से आम कॉमन आदमी को जिस तरह से मारा, उनका धर्म परिवर्तन किया, उनके बीवी बच्चों को उठा के ले गए, गुलाम बना के वहाँ पे बेच दिया सऊदी अरेबिया में, सेक्स स्लेव बनाया बच्चों को। तो ये जो काम किया इन लोगों ने, इसकी वजह से हिंदुओं में इनके लिए इतनी नफ़रत हुई उस समय, जो आज भी कायम है, कि इतने सारे मंदिर तोड़े गए कि उसका वो हिंदू इनको कभी माफ़ कर नहीं पाया। उसके बाद बड़ी कोशिश हुई, बहुत लोग आए, लेकिन ये कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो जो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो घाव दिया था उसमें, और उसके बाद और भी अटैकर्स आए, उन्होंने तो हदें ही पार कर दी थी उसके बाद। उसके बारे में भी ये बुक बात करती है, गौरी हो, गजनवी हो, एक के बाद एक आए। ये इन्होंने इन्होंने सिर्फ पैसे लूटना और जीतना अलग चीज़ है, लेकिन आम जनता, आम शहरी को मारना, उसका धर्म चेंज कर देना फोर्सफुली तलवार की नोक पे, और उसको उस पर गर्व करना, ये हिंदुओं को उस समय भी पसंद नहीं आई। और इस पे हमेशा लड़ाई करते रहे हिंदुओं को। जब भी हिंदू राजाओं को जब भी मौका मिला, उन्होंने इस्लाम के जो जितने भी लड़ाके आए थे, इनको जब भी मौका मिला इन्होंने हरा दिया। इन पे लड़ते रहे, नेवर, उनको कभी छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया कि ये आ गए हैं, जीत गए हैं। तो पीस टाइम में भी अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी आर्मी इनको रखनी पड़ी, क्योंकि जो इनको हमेशा डर था कि ये हिंदू राजा हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं इस पे, और उन पे अटैक हुए भी। तो इनको हमेशा पीस टाइम में भी इनको बहुत आर्मी रखनी पड़ती थी, हमेशा इनको अलर्ट रहना पड़ता था इतने साल के राज में भी। जिस तरह का नरसंहार इन्होंने पर्सिया में, स्पेन में, मिस्र में, इजिप्ट में किया, उस तरह का इन्होंने नरसंहार तो किया, लेकिन एक लिमिट के बाद इनको समझ आ गया कि यहाँ की जनता पे जिस तरह के अत्याचार उन्होंने वहाँ किए वो और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जो रिवोल्ट था वो बहुत ही फेरोसियस था। जहाँ पे भी ये थोड़े से लूज हुए, वहाँ पे आसपास के राजाओं ने उन जो भी एरियाज थे उन पे वापस कब्जा कर लिया। तो जो अरब थे वो 712 के आसपास, 712 के पास सिंध में आए और वहीं पे रख गए। अगले 200 साल तक वो आगे उससे बढ़ ही नहीं पाए, 300 साल तक। और आखिर में उनके एक खलीफा ने डिक्लेयर ही कर दिया कि अब हम हिंदुस्तान में और ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद तो गौरी, गजनवी, ये सब आते रहे और दिल्ली सल्तनत बनी, और फाइनली दिल्ली सल्तनत को बाबर ने आके उखाड़ा, और उसके बाद मुग़ल सल्तनत आई। बाबर के आने के बाद जो है थोड़ी इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आई, जो अटैक जो बाहर से होते थे बंद हुए। लेकिन उसके बाद भी 2-3 अटैक हुए, नादिर शाह का हुआ, तैमूर का हुआ, लेकिन उस समय इंडिया थोड़ा स्ट्रांग था। इतना मतलब ये जो सेंट्रल मुग़ल तो बिल्कुल बहुत ही पावरफुल किंगडम थी, तो उन्होंने हैंडल उसको कर लिया। तो ये बुक जो है इसको आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इजी रीड है, आप आराम से इसको पढ़ा जा सकता है, इसकी लैंग्वेज भी आसान है। और मुझे लगता है कि इस बुक में जो एक चीज़ और मुझे दिखती है कि मैंने काफ़ी जो हिस्टोरियंस हैं और भी हिस्टोरियंस की बुक को पढ़ने की कोशिश की, बुक तो क्या ऑनलाइन चेक किया, वहाँ पे उनका एक नरेटिव मुझे दिखता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम हैं उसको इतने लोग इसलिए मारने पड़ गए क्योंकि लोगों ने उसको विरोध किया। उसने लोगों को ऑप्शन दिया था, या तो सरेंडर करके इस्लाम कबूल कर लो, या तुम मेरे साथ लड़ो, मैं तुमको मार दूंगा।
तो ये लोगों की गलती, एक तरह से उन्होंने इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया है कि ये लोगों की गलती थी जो मोहम्मद कासिम से लड़े और इतने लोगों की उसको मारना पड़ा। इस तरह की जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की जो हिस्ट्री है वो मेरे समझ के बाहर है। उनको थोड़ा सा तो ऑनेस्ट होना चाहिए था कि ये अटैक, राजा राजा को मारे तो समझ आता है, लेकिन आम जनता को इस तरह से मार देना, उनका धर्म चेंज कर देना, उनके बीवी बच्चों को उठा के गुलाम की तरह बेच देना अपने अपने एरियाज़ में ले जाकर, ये सब कोई इसको अच्छा नहीं कहेगा। चाहे आज की बात हो, चाहे कल की बात हो, चाहे आने वाले कल की बात हो, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या। तो ये बुक जो है उसमें एक एफर्ट है ऑथर का, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बुक है और इसको हमें पढ़ना चाहिए। सो तो दोस्त, तो फ्रेंड्स, ये आज की बुक थी। मेरे ख्याल से अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम इसी तरह से जो भी बुक्स होंगी इस तरह की उस पर बात करते रहेंगे। आपको अगर किसी बुक के बारे में कुछ बात करनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि वो किताब को मुझे एक्सेस मिले और उसके बारे में बात कर सकें। शुक्रिया।